वो भी आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय जब आलोचना को लेकर, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब जब भी हम किसी लेखन पर या किसी मुद्दे पर विचार करेंगे, अगर वो रचनाकार से भी ज्यादा जब आलोचक के मुंह से हम सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आलोचक ऐसा है कि किसी भी रचना के या सभी बातों पर या सभी मुद्दों पर वे विचार करेंगे, उनको उनका विश्लेषण करके हमारे सामने रखेंगे। क्योंकि हमें तो मालूम है, आज हमें ऐसी एक हस्ती मिला है जो हमें हमसे बातें करने के लिए, जो हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ आलोचक रामविलास शर्मा के नाम पर प्रतिष्ठित जो एक उपाधि जो है रामविलास शर्मा पुरस्कार, उनसे भी भूषित हो चुके हैं, प्रेमचंद सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। और उनसे हम काफी बातें जानना चाहते हैं। उनकी कहानी संकलन हमने पढ़ा भी था। समय को यथार्थ के राजनीतिक चेतना के साथ प्रस्तुत करने वाले पालीवाल जी अपना दृष्टिकोण हमारे सामने रखेंगे। और रचनाकार की धार्मिकता क्या है, जब रचनाएं होंगी तभी तो आलोचना भी हो सकती है। तो आजकल की रचना कैसी हो रही है, जैसे कि मैंने उनके ही एक वक्तव्य में सुना था, क्योंकि उपन्यासों में आजकल आंचलिकता कम होती जा रही है, क्योंकि वर्तमान जो दौर है एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, तो जहां पर हमें ऐसे आगे क्या है एक आशा ही नहीं रही है, लोगों के मन में एक प्रकार के निराशा छा गई है। ऐसे दौर में रचनाएं कैसी होनी चाहिए, रचनाकारों की धार्मिकता क्या होनी चाहिए, इन सब पर उनका दृष्टिकोण सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए सभी को मैं स्वागत कर रही हूँ संचालिका के तौर पर, और मैं पालीवाल जी का विस्तृत परिचय देने के लिए हमारे ही विभाग के डॉक्टर एलिजाबेथ को बुलाना चाहूंगी। उससे पहले मैं हमारे विभाग अध्यक्षा डॉक्टर बिंदु वेलसार जी और इस व्याख्यान माला की संयोजिका डॉक्टर शबाना हबीब का अभिनंदन भी करना चाहूंगी। आगे सूरज पालीवाल जी का परिचय देने के लिए डॉक्टर एलिजाबेथ। शबाना एलिजाबेथ है ना इधर इसमें? हेलो। हाँ हेलो, सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही। ठीक है, ठीक है। सबको नमस्कार। सरकारी वनिता कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान माला के आज चढ़ा दिवस है। आज हमारे बीच व्याख्यान देने के लिए उपस्थित है विख्यात आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर सूरज पालीवाल। डॉक्टर सूरज पालीवाल के बारे में आपको परिचित कराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी आलोचना जगत में आप सुपरिचित है। वे हिंदी आलोचना के क्षेत्र में जाने माने हस्ताक्षर हैं। हिंदी के आलोचक ही नहीं, हिंदी साहित्य में कथा जगत में भी आपने अपने प्रतिभा प्रस्तुत की है। उसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप कार्यरत है, और इस साहित्य के अलावा आप विख्यात प्रोफेसर भी है, और कई वर्ष आपने एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। और संप्रति आप महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विद्यापीठ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। आप मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी है। आप हिंदी में पीएचडी प्राप्त करने के बाद हिंदी अध्यापक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया, और साथ ही आप आलोचना के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में आप बराबर अपना कार्य किया। और आपके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं।
इनका नाम है टीका प्रधान और जंगर। फिर आलोचना जगत में काफी गंभीर विषयों को उन्होंने आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे फणीश्वर रेणुका, कथा संसार, रचना का सामाजिक आधार, साहित्य और इतिहास दृष्टि, संवाद की तह में। इस प्रकार कई गंभीर विषयों को उन्होंने आलोचना के तहत प्रस्तुत किया और उनके संपादक के रूप में, पत्रकारिता के रूप में भी आप कार्य किया है। मुख्य रूप से इरावदी, वर्तमान साहित्य जैसे पत्रिकाओं के संपादक भी है। हिंदी साहित्य जगत में आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। हिंदी के शीर्षस्थ आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के नाम पर देने वाले पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार प्रेमचंद पुरस्कार, फिर 1998 में डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप से आप विभूषित हुए हैं। हिंदी साहित्य जगत में इतना मशहूर विख्यात प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी को हमें व्याख्याता के रूप में आज मिला है। ये तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। आज हमारे हिंदी विभाग की ओर से मैं डॉक्टर सूरज पालीवाल जी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज के इस व्याख्यान में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। सबका स्वागत है। धन्यवाद। सूरज पालीवाल जी, आपका स्वागत है। अब हमारा वक्तव्य शुरू करेंगे। जी धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। हमारे प्रिंसिपल भी इसमें जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल सर को भी मैं स्वागत करती हूँ। सर, सरकारी महिला महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम इसमें हिंदी विभाग एवं शोध केंद्र द्वारा आयोजित छठी व्याख्यानमाला का विषय है कथा आलोचना का वर्तमान परिदृश्य। मित्रों, आप सबका स्वागत। और प्रारंभ में ही एक बार आभार इस बात का कि आप लोगों ने मुझे याद किया और सरकारी महाविद्यालय चूंकि एक बड़ी संस्था होती है और बड़ी संस्था तिरुवनंतपुरम में, जहाँ मुझे इसलिए अच्छा लगता है तिरुवनंतपुरम कि ये जो विश्वविद्यालय का जो पुराना परिसर है, उस पुराने परिसर के बाहर जो मुख्य दरवाजा है, वहाँ मलयालम के प्रसिद्ध कवि कुमारन आशान का एक भव्य प्रतिमा है। इस तरह की प्रतिमा मुझे लगता है कि उत्तर भारत में किसी कवि या किसी साहित्यकार की नहीं है। प्रेमचंद तो बनारस के थे, लेकिन बनारस काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रेमचंद की प्रतिमा नहीं है। तो ये आप लोगों का साहित्य के प्रति लगाव भी है, साहित्य के प्रति निष्ठा भी है और साहित्य के प्रति एक जो सरोकार है, वो सरोकार है कि किस तरह से आप साहित्य को जीते हैं। तिरुवनंतपुरम इसलिए भी याद किया जाता है कि कुमारन आशान की तरह, आप लोग तो जानते ही हैं, ज्यादातर जो लोग मलयाली भाषी हैं वो तो जानते ही हैं कि त्रिवेंद्रम में जो विधानसभा है, वहाँ विधानसभा में जो आदम का प्रतिमा है वो उस व्यक्ति की प्रतिमा है जिसने कि केरल में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार प्रचार में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ये MS नंबूदरीबाग की प्रतिमा है। तो दो प्रतिमाएं मुझे देखने का सौभाग्य मिला तिरुवनंतपुरम में, और दोनों प्रतिमाएं
मेरी आंखों के सामने अब भी है, जबकि मैं वर्धा में बैठा हुआ हूँ। आप सबका स्वागत। आज का विषय कथा आलोचना का परिदृश्य। मित्रों, सबसे पहले तो आज हिंदी के अद्वितीय कवि, कथाकार और आलोचक गजानन माधव मुक्तिबोध की पुण्यतिथि है। 11 सितंबर 1964 को वो हमें छोड़ करके चले गए थे, लेकिन उनका विपुल साहित्य और उनका चिंतन, उनके संदेश, उनके सरोकार, उनके संघर्ष आज भी हमारे लिए, साहित्य के लिए, साहित्य में जो लोग जीते हैं, साहित्य में जो लोग पढ़ते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सर्वप्रथम गजानन माधव मुक्तिबोध की पुण्य स्मृति का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उन्हें, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के आलोचना के सूत्रधार बनेंगे। हिंदी आलोचना का जहाँ तक विकास है, हिंदी आलोचना को हम जानते हैं कि जिस तरह से भारतेंदु के युग में और भारतेंदु की प्रयत्नों से हिंदी की लगभग सारी विधाएं उत्पन्न हुई, उसी तरह से हिंदी आलोचना भी उत्पन्न हुई, प्रकाश में आई। हिंदी आलोचना की जब इतिहास की लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बिहारी पर जो दोहा है, सतसैया के दोहरे जो ना बिके तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, वहां से आलोचना को लेते हैं, लेकिन मैं वहां से आलोचना को नहीं लेता। कुछ लोग कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शब्दास, अब के कवि जो समझाता कर्त प्रकाश। यह हिंदी की आलोचना का उद्भव और विकास नहीं कहलाता। यह एक टिप्पणियां हैं, और टिप्पणियों से किसी युग का, किसी कृति का और किसी कृतिकार का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उसके मूल्यांकन के लिए हमें जिन दृष्टि की आवश्यकता होती है और जिन सरोकारों की आवश्यकता होती है, वह सरोकार, वह दृष्टि भारतेंदु युग में ही पैदा हुई थी। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट, जो हिंदी प्रदीप के संपादक थे, 32 वर्षों तक उन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन किया और इतने श्रम से किया कि उनकी एक आंख भी उसमें चली गई थी। लगातार खूब पढ़ते हुए, रचनाएं पढ़ते हुए इतनी मेहनत करते थे। बालकृष्ण भट्ट का एक निबंध है 1881 का। उस निबंध में साहित्य, जन समूह के हृदय का विकास, यह निबंध 1881 का। वे केवल साहित्य की किसी कृति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह स्थापना बता रहे हैं कि साहित्य के मूल में किन चीजों की आवश्यकता होती है। या कई बार हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि हम इस बात पर मनन करें कि साहित्य क्यों, और मैं इसको इस रूप में भी कह सकता हूं कि साहित्य ही क्यों। हम दूसरी विधाएं, दूसरे विषय क्यों नहीं पढ़ते? साहित्य में हमारा मन क्यों रमता है? साहित्य में हमारा मन इसलिए रमता है कि साहित्य हमें जीवन के, समाज के उन सरोकारों से रूबरू कराता है जिन सरोकारों से शायद दूसरे विषय उस प्रकार से नहीं कराते। क्योंकि साहित्य संवेदनशील मन की अभिव्यक्ति होती है, और संवेदनशील मन की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से एक लंबे समय तक भी चलती है और उसका प्रभाव भी बहुत दूर तक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो साहित्य, जो बड़ी कृतियां होती हैं साहित्य की, वो कालजयी होती हैं। क्यों होती है कालजयी? कालजयी के मूल में यही है कि वे चीजें लंबे समय तक मनुष्य के
जीवन को संवेदित करती रहती है और ये भरोसा दिलाती रहती है कि जब तक दुनिया में मनुष्य है, जब तक मनुष्यता है, जब तक सामाजिक संबंध हैं, तब तक ये दुनिया रहेगी। अच्छे बुरे लोग आते जाते रहेंगे, अपना देह दे करके चले जाते रहेंगे, लेकिन मनुष्यता भी बची रहेगी और ये पृथ्वी भी बची रहेगी और ये समाज भी बचा रहेगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने पहली बार विस्तार से उस निबंध में इन चीजों पर प्रकाश डाला। 1881 में एक दूसरा निबंध है और वह निबंध नाटक पर है। नाटक पर वो निबंध जो आनंद कादमिनी के संपादक थे, मिर्जापुर के रहने वाले, तो उन्होंने जिस तरह से नाटक के बारे में बताया, चौधरी प्रेमघन ने पहली बार नाटक के बारे में यह बताया कि नाटक के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। मैं मानता हूं कि जो आलोचना के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो प्रेमघन जी ने उन तत्वों को दिया है। और लाला श्रीनिवास दास, जिनको हम केवल उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, परीक्षा गुरु के उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका नाटक भी है संयोगता स्वयंवर। और संयोगता स्वयंवर की उन्होंने 21 पेज की समीक्षा की और 21 पेज की समीक्षा करके यह बताया कि नाटक में क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं और क्या क्या नाटक में होना चाहिए और क्या क्या नाटक में नहीं। यानी जो चीजें हैं और जो चीजें नहीं हैं, उन चीजों पर 21 पृष्ठ में उन्होंने पूरे विस्तार के साथ लिखा प्रेमघन जी ने। मित्रों, जो आज जिस तरह की समीक्षाएं लिखी जा रही हैं, आधा पेज की, एक पेज की, 1.5 पेज की, 2 पेज की, ये समीक्षाएं नहीं है बल्कि एक परिचय है। एक कृति का केवल परिचय मात्र आप दे देते हैं कि इस कृति में केवल ये लिखा गया है, वो उसे समीक्षा नहीं कहा जा सकता है। समीक्षा में तो लेखक के सरोकार भी होते हैं, लेखक बोलता भी है, वो एक प्रकार की आलोचना है और उसकी दृष्टि का, लेखक की दृष्टि का भी और आलोचक की दृष्टि का भी एक नमूना भी है। तो प्रेमघन जी ने उस समीक्षा में जो 21 पेज की है, जो आज भी हमारे लिए पठनीय है कि हम पढ़ करके सीखें कि वो समीक्षा, और उस समीक्षा के माध्यम से प्रेमघन जी क्या कहना चाहते थे। उसके 2 वर्ष बाद 1883 में भारतेंदु का एक निबंध आया, आलोचना, वो भी नाटक पर था और उसमें कई चीजों की बात करते हुए भारतेंदु, क्योंकि भारतेंदु नाटक की एक तरह से रूपरेखा बना रहे थे उसके माध्यम से कि हमारे समय के नाटक और भविष्य के नाटक किस प्रकार के होने चाहिए। ये बात भारतेंदु विशेष रूप से उस अपने आलोचकीय निबंध में बताते। जैसे एक उदाहरण दिया है कि भारतेंदु से पहले पारसी नाटक बड़े प्रसिद्ध हुआ करते, भारतेंदु के समय में भी थे। उनमें जो भी बहुत हल्कापन होता था, एक तरह की वो नौटंकी और उस प्रकार के होते थे, तो उन्हें लोग बड़ा पसंद भी करते थे। भारतेंदु से ये पूछा गया कि पारसी नाटकों के बारे में आपका क्या विचार है, तो भारतेंदु ने एक घटना का जिक्र किया है कि जब शकुंतला और दुष्यंत का नाटक देखने के लिए वो गए बनारस में ही, तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो दुष्यंत, जो धीर वीर गंभीर नायक है, वो गाना गाते हुए शकुंतला के पीछे मटक मटक करके चल रहा है, जैसे आजकल के ये नायक और अभिनेता और ये चलते। तो भारतेंदु ने कहा कि देखिए, इस प्रकार का हल्कापन नाटक में नहीं होना चाहिए। नाटक हमारी न केवल दृष्टि को परिष्कृत करता है, बल्कि हमारे जो आत्मा है उसको भी परिष्कृत करता है, हमारे संस्कारों को भी परिष्कृत करता है।
इसलिए जरूरी है कि नाटक में वे चीजें हों जो कि आगे चल के जिनका विकास हो और हमारे समाज को कुछ दिशा भी दे सके। तो ये सौभाग्य है कि हिंदी आलोचना का विकास भारतीय युग में तो हुआ, लेकिन नाटकों के माध्यम से हुआ, नाटकों की समीक्षा के माध्यम से। एक दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि यूरोप में उस समय जो आलोचना थी, पूरे यूरोप में आज जो आलोचना का जो विकास जो हो रहा था वो कृति के रूप में हो, यानी एक कृति पर या एक कृतिकार पर वहां पुस्तकें लिखी जाने लगी थी। लेकिन हमारे यहाँ तो चूंकि हिंदी आलोचना का विकास ही हो रहा था, तो इस तरह से कोई किताब हमारे यहाँ भारतीय हिंदू काल में संभव नहीं हुई किसी के द्वारा लिख पाना। केवल कुछ निबंध आए और वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, लेकिन उन्होंने एक स्थापना की कि आलोचना का विकास इस प्रकार से हो सकता है। 1903 में एक बड़ी घटना हुई और वो बड़ी घटना यह हुई कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी की पृष्ठभूमि संस्कृत की थी, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे द्विवेदी जी। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का जिस तरह से अवगाहन किया था और संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से हिंदी आलोचना के विकास की जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा पर चल करके आगे के कई आलोचक उत्पन्न हुए। लेकिन उसी समय सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो द्विवेदी युग की देन। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस तैयारी के साथ आए, तैयारी के साथ यानी कई भाषाओं के तो पंडित थे, संस्कृत के पंडित थे, अंग्रेजी के पंडित थे, हिंदी के तो थे ही, और अन्य भाषाएं भी जानते थे वो। इसके साथ साथ उनका गहरा अध्ययन था। उन्हें केवल संस्कृत काव्य शास्त्रों का ही अध्ययन नहीं था, बल्कि यूरोपीय साहित्य शास्त्र का भी उन्हें गहरा अध्ययन था। उन्हें मालूम था कि यूरोप की जो आलोचना है किस प्रकार से चल रही है और वहाँ किन किन मुद्दों को उठाया जा रहा है। इसलिए आप देखिए कि वो बार बार उन मुद्दों को उठाते हैं जो यूरोप में भी चलते हैं और जो मुद्दे हमारे यहाँ भी जिनको आना जरूरी है या साहित्य में साहित्यिक आलोचना के लिए वह जरूरी है। आचार्य शुक्ल पहले ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने की गंभीरता के साथ तुलसी, सूर और जायसी तीन पर बड़े महत्वपूर्ण निबंध लिखे और लंबे लंबे निबंध लिखे। ये एक प्रकार से आलोचना का एक नया रूप है। जो आलोचना केवल समीक्षा के रूप में हमारे सामने थी और जो केवल एक छोटी छोटी निबंधों या जो एक पत्रिकाओं में जो प्रकाशित छोटी समीक्षाओं के रूप में थी, वह आलोचना अब विस्तार पाने लगी और अब कृति और कृतिकारों तक आ गई और उसका विस्तार भी, और उसका विस्तार यहाँ तक हुआ कि बाद में फिर तुलसी पर, सूर पर, जायसी पर, घनानंद पर आज जब हम याद करते हैं तो हम आचार्य शुक्ल की स्थापनाओं को याद करते हैं। जब हम तुलसी की बात करते हैं, जब हम सूर की बात करते हैं या घनानंद की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें आचार्य शुक्ल के पास चलना चाहिए, क्योंकि आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के विधिवत आलोचक। विधिवत आलोचक में इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हिंदी आलोचना में न केवल प्रवेश किया बल्कि हिंदी आलोचना को ऊंचाइयां भी दी। ज्यादातर जो आलोचक हैं वो हिंदी की कृतियों को पढ़ करके आलोचना में आते हैं और कई बार वो आधे अधूरे रह जाते हैं और कई बार दूसरी चीजों का ज्ञान करके अपने साधना करके उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन शुक्ल जी के लिए तो यह है कि वो संस्कृत के काव्य ग्रंथों के साथ अंग्रेजी के जितने भी प्रमुख आलोचक थे और अंग्रेजी में जो लिखा जा रहा था
इसकी जानकारी शुक्ल जी को रहती थी। ये एक बड़ी बड़ी उपलब्धि शुक्ल जी की थी। तो हिंदी आलोचना को मैं जब ये कह रहा हूँ कि विधिवत आलोचक, सबसे पहले विधिवत आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो हमें ये मान करके चलना चाहिए कि शुक्ल जी के बाद की जो हिंदी की जो आलोचना है उसका विकास किस प्रकार से हो रहा होता है। इस समय तक जो कि हमारा विषय कथा आलोचना है, इस समय तक कथा आलोचना की तरफ किसी की दृष्टि उस तरह से नहीं जा रही थी। और उसका कारण यह भी था कि जो हिंदी कहानी थी वो, ये ठीक है कि 1900 और 1920वीं शताब्दी में हिंदी कहानी आ गई थी और उपन्यास भी आ गए थे, लेकिन जिस प्रकार के सरोकारों को लेकर के आलोचना लिखी जाती है और जिस प्रकार से आलोचना को आगे आना चाहिए था, वो उस प्रकार से मैं यदि कहूँ कि लाला श्रीनिवास दास की समीक्षा तो आचार्य शुक्ल ने भी की है और वो उसे अंग्रेजी ढंग का पहला नोवेल भी माना है। और शुक्ल जी ने तो बात तक ये माना है कि जो हमारी कहानी या उपन्यास है वो अंग्रेजी ढंग का ही है। लेकिन बाद में जो आदर्श परक जो उपन्यास आए या जो कहानियां भारतेंदु के काल में और द्विवेदी जी के काल में, द्विवेदी जी के काल में मुझे लगता है कि 1903 से लेकर के और 1915 तक कोई महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं है। कहानियां तो हैं, कहानियां तो आचार्य शुक्ल की है 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली बंग महिला की, विलेख की चुड़ैल, ताला भगवान दीन की, कहानियां तो हैं हमारे पास। और 1910-11 में जयशंकर प्रसाद की ग्राम। लेकिन जो जिन कहानियों को ये कहा जाए कि ये इन कहानियों के आधार पर हिंदी कहानी का विकास हुआ, वो कहानी तो प्रेमचंद से ही शुरू हुई। प्रेमचंद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था का प्रकाशन जून 1915 में सरस्वती में हुआ और प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद इससे पहले उर्दू में लिख रहे थे। हिंदी में वो पहली बार सौत कहानी को लेकर के आए 1915 में। 6 महीने का अंतर है, उसने कहा था मैं और सौत कहानी में, लेकिन दोनों ही कहानियां 1915 की हैं। एक जून की है और एक दिसंबर की। जैसा कि आप जानते हैं गुलेरी जी ने बहुत कहानियां नहीं लिखी, कुल 3 कहानियां लिखी है गुलेरी जी ने, लेकिन प्रेमचंद का निरंतर विकास होता। प्रेमचंद 1918 में सेवा सदन उपन्यास आया और सेवा सदन के बाद 1921 में नौकरी से इस्तीफा देने के बाद रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, कवन जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास आए। कहानियां वो लगातार लिखते चले जा रहे थे और 30 के बाद जो उपन्यास आए, तो 36 के उपन्यास को मैं विशेष रूप से लेना चाहता हूँ, गोदान को। लेकिन शुक्ल जी ने ये तो लिखा है कि प्रेमचंद हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार, लेकिन जिस कथा आलोचना का विकास होना चाहिए था, वो कथा आलोचना की तैयारी या उस कथा आलोचना के औजार शुक्ल जी के पास नहीं थे, क्योंकि शुक्ल जी मूलतः कविता के आलोचक थे और निसंदेह कविता के अद्वितीय आलोचक। लेकिन कथा को परखने के औजार शायद उनके पास नहीं थे और उन्होंने उस तरह से तैयारी नहीं की। लेकिन प्रेमचंद की और प्रसाद की उपस्थिति को उन्होंने स्वीकार किया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने ये भी माना कि सामाजिक जीवन की जो परख प्रेमचंद में है वो जयशंकर प्रसाद में नहीं है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक दृष्टि के लेखक हैं और प्रेमचंद समकालीन सरोकारों के लेखक हैं। यह दृष्टि आचार्य शुक्ल के अंदर थी। पहली किताब प्रेमचंद की 3-4 दशक में आई द्विज की किताब थी
और बाद में जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में कि वो सुपारी किलर हैं और सुपारी लेकर के लोग लेखकों की हत्या करते हैं, उन्हें 1943 में भारतेंदु पर लिखी हुई किताब को याद करना चाहिए, फिर से पढ़ना चाहिए। और 1952 में प्रेमचंद पर जो उनकी किताब है, प्रेमचंद और उनका युग, मैं समझता हूँ कि वो किताब, वो पुस्तक आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी कि 1952 में है। प्रेमचंद को समझने का उससे बढ़िया कोई मार्ग और नहीं है, और उससे बढ़िया कोई पुस्तक नहीं है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के किन विशेषताओं को और किन सरोकारों को महत्व दिया है कि प्रेमचंद बने हैं। और प्रेमचंद, जबकि हम ये मानते हैं कि वो आज भी अद्वितीय है, बड़े कहानीकार हैं, बड़े उपन्यासकार हैं, और पूरी हमारी जो कहानी उपन्यास यानी जो कथा साहित्य है उसके मूल में प्रेमचंद है। और मैं तो यह भी मानता हूँ कि प्रेमचंद न आते 1915 में तो हो सकता है कि हमारी कहानी और हमारे उपन्यास कितने पीछे होते। क्योंकि आप जब विश्व की बात करते हैं तो आप देखिए कि 1904 में रूस के जो चेखव थे वो दुनिया की श्रेष्ठतम कहानी लिख करके जा चुके थे 1904 में, और हमारे यहाँ 4 तक कोई महत्वपूर्ण कहानी नहीं थी, और 1904 से लेकर के 15 तक भी कोई महत्वपूर्ण कहानियां नहीं हमारे पास। लेकिन प्रेमचंद फिर से, यदि मैं ये कहूँ कि जिस तैयारी के साथ आए थे उस तैयारी के साथ वो आगे बढ़े और हिंदी कथा साहित्य को एक उड़ान दी, एक गति नहीं दी, केवल विकास नहीं दिया, बल्कि वो एक प्रकार की उड़ान है जो हिंदी कथा साहित्य में आई। प्रेमचंद, जैनेन्द्र, लीलाचंद जोशी, बाद में अज्ञेय, यशपाल, रांगे राघव, ये सारे लेखक। और उसके बाद आजादी के बाद नई कहानी आंदोलन, और नई कहानी आंदोलन एक ऐसा बड़ा आंदोलन था हिंदी कहानी और विशेष रूप से हिंदी कथा जगत के लिए कि जहां से हम ये कहें कि एक प्रकार से प्रेमचंद के बाद की वो छलांग है, फिर से यदि मैं छलांग शब्द का प्रयोग करूं, क्योंकि ये जो तीनों लेखक थे, राजेंद्र यादव, कमलेश और मोहन राकेश, इन्हें अंग्रेजी का भी उतना ही ज्ञान था जितना हिंदी का ज्ञान था। जिस तरह से इन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा था उसी तरह से इन्होंने यूरोपीय साहित्य को भी पढ़ा था और रूसी साहित्य को भी पढ़ा था, और इन्होंने अपनी तैयारी उस तरह से की थी जिस तरह से एक बड़े लेखक को तैयारी करनी चाहिए। 1956 का कहानी का एक विशेषांक है जिसके संपादक अमृत राय और भैरव प्रसाद गुप्त, नए हमारे समय की पत्रिकाओं के जो संपादक हैं उनको उस विशेषांक को जरूर देखना चाहिए। इसलिए भी देखना चाहिए कि उस विशेषांक में लगभग जो नई कहानी की सारी बड़ी कहानियां हैं, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश और रांगे राघव, लगभग ये जो बड़ी कहानियां, शेखर जोशी, लगभग जितनी जो बड़ी कहानियां हैं नई कहानी के रूप में, जिन कहानियों को मानक माना जाता है और जिन पर घूम फिर करके बार बार चर्चा हुई, वे कहानियां 1956 के कहानी विशेषांक में चली। उन कहानियों के साथ भैरव प्रसाद गुप्त का एक काम और भी था, वो यह था कि वो केवल कहानियों को छापते नहीं थे बल्कि कहानियों का मूल्यांकन भी था। और कहानियों का मूल्यांकन नामवर जी का एक स्तंभ उसमें चला करता था, बकलम खुद, और कहानी पर जो बाद में कहानी नई कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ, पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो हर एक संपादक का, पत्रिका के संपादक का ये काम है
कि वो केवल जो कहानियां अपने समय में लिखी जा रही हैं केवल उनका प्रकाशन न करे, बल्कि उनके प्रकाशन के साथ उन कहानियों के का मूल्यांकन भी करवाए कि ये कहानियां आज के समय में महत्वपूर्ण कहानियां क्यों हैं। यदि वो मूल्यांकन नहीं होगा तो लोग कहानियां पढ़ेंगे और कुछ समय के बाद उन कहानियों को भूल जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि उनमें 2-4 कहानियां तो महत्वपूर्ण होंगी ही, और जब 2-4 कहानियां महत्वपूर्ण होंगी तो वो कहानियां प्रकाश में तो नहीं आएंगी। पाठकों तक ले जाने का काम तो आलोचकों का काम, कि आलोचक उस कहानी के महत्व को बताता है और महत्व को बताने के बाद यह भी बताता है कि इस कहानी की क्या विशेषता है जो हमारे समय से जोड़ती है या हमारे समय को यह कहानी रेखांकित करती है। मित्रों, कोई भी बड़ी कहानी, चाहे वो प्रेमचंद की हो या गुलेरी जी की हो, चाहे अज्ञे की हो या किसी यशपाल की हो या किसी बड़े कहानीकार की कहानी हो, वो कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कहानी अपने समय को तो रेखांकित करती है, साथ ही भविष्य के लिए भी संकेत देती है और संदेश भी देती है। इसलिए हम ये कहते हैं और ये मानते भी हैं कि कोई भी बड़ा कथाकार केवल अपने समय की रचना नहीं करता, बल्कि वो भविष्य के संकेत भी देता है। इसलिए हम उसे पढ़ते हैं और वो केवल अपने अनुभव से कहानी नहीं लिखता, केवल अपनी कहानी नहीं लिखता, बल्कि जिसे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कथा के लिए अनुमान और कल्पना का होना बहुत आवश्यक। जिस कथाकार के अंदर कल्पना शक्ति नहीं है और जो अनुमान नहीं लगा सकता है, वो बड़ा लेखक नहीं हो सकता। शुक्ल जी ने एक जगह लिखा है कि कई ने राजा दशरथ को क्या कहा, जो कुछ कहा ये तो इतिहास में, ये तो मिथ में, लेकिन क्या कहा ये कवि की कल्पना है। और बड़ा कवि वह है जो कि हमारी बात को जो उस तरह से अभिव्यक्त कर दे कि हम भावुक हो जाए और हमें लगे कि इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। जैसे प्रेमचंद के होरी जब जा रहे हैं जमींदार साहब के यहाँ, राय साहब के यहाँ, तो धनिया उनसे पूछती है कि इतनी जल्दी क्या है, रोज तो जाते हो वहाँ, इतनी जल्दी क्या है। तो कहा कि चूंकि राय साहब ये पूजा पे बैठ गए तो फिर घंटों पूजा वो करते हैं और फिर मुझे देर हो जाएगी लौटने में, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी पूजा में बैठने से पहले चला जाऊं। तो गोबर कहता है उनका बेटा होरी का कि वो किसके बल पे पूजा करते हैं। तो होरी तो बड़ा पारंपरिक और बड़ा भीरू पात्र है। होरी कहता है अपने दम पे करते हैं। उन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य संचय हैं और उन पुण्यों का प्रताप उन्हें मिल रहा है। हमने कुछ पुण्य संचय ही नहीं है तो हमें मिलेगा क्या। तो गोबर फिर जवाब देता है कि वो 2 दिन हमारे पास आ जाएं और 2 दिन ईख में कुदाल चलाएं तो उन्हें सब पूजा और भक्ति सब भूल जाएंगे वो, और सारे संचित पापों पुण्य को भूल जाएंगे। तो होरी उसके बाद ये कहता है कि अब तुमसे कौन जुबान लड़ाए, तुम तो ईश्वर की जो शक्ति है उसमें भी टांग लड़ाते हो, तुमसे कौन जुबान लड़ाए। यह जो अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति मेरे मन में भी आती है, आपके मन में भी आती है कि आपका बच्चा जब आपके संस्कारों पर कुठाराघात करता है या आपके संस्कारों को चुनौती देता है या आप जिन परंपराओं को मानते हैं उन परंपराओं का माहौल उड़ाने लगता है, तो आपको लगता है कि अब इससे बहस करना फिजूल है, इससे बहस नहीं की जाती। यह प्रेमचंद की ताकत है और इस ताकत को एक आलोचक पहचानता है। यह एक आलोचक का काम है, ये केवल पाठक का काम नहीं है। पाठक तो मगन हो जाता है पाठक को तो ये लगता है कि ये प्रेमचंद ने बहुत बड़ी बात कह दी, और वो मनी मन गूंगे के गुड़ की तरह प्रसन्न भी हो सकता है और उस घटना को याद भी कर सकता है
लेकिन आलोचक उस घटना को रेखांकित करता है अपने अनुभव के बल पर, और केवल अपने अनुभव के बल पर नहीं बल्कि अपने सामाजिक जीवन के अनुभव के बल पर, और उस घटना को सामाजिक बनाने की कोशिश भी करता है। तो ये वो दौर था जबकि कहानियां भी लिखी जा रही थी, बहुत अच्छी कहानियां भी लिखी जा रही थी, उपन्यास भी लिखे जा रहे थे और आलोचना भी लिखी जा रही थी। मैं जो ये कह रहा था आपसे पहले कि बहुत लंबे समय तक हिंदी में कृति और कृतिकार की पुस्तक के रूप में आलोचना का नहीं हुआ था, जिसकी शुरुआत आचार्य शुक्ल ने की। तो वो आचार्य शुक्ल का जो प्रतिफलन है वो यहाँ देखने को मिलता है कि बहुत सारी किताबें लेखकों पर और उनके योगदान पर हिंदी में आने लगी, और एक आलोचना का विधिवत, कथा आलोचना का विधिवत विकास यहीं से हुआ। लेकिन कई बार आलोचक गड़बड़ भी करता है। गड़बड़ ये करता है कि आपको याद होगा कि 1956 के पहले ये जो कहानी का जो विशेषांक था, इसी में निर्मल वर्मा की कहानी छपी थी, परिंदे। और परिंदे कहानी संग्रह उनका लगभग 60 में आया, 59-60 में। 59-60 में जब उनका प्रकाशन हुआ कहानी संग्रह का, तो नामवर जी ने आकाशवाणी से उसकी समीक्षा की, और समीक्षा करते हुए यह कहा कि निर्मल वर्मा की यहाँ जिस तरह की सांगीतिकता है, वो सांगीतिकता इस पूरे दौर के कहानीकारों में देखने को नहीं मिलती है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो सांगीतिकता है वो तो रेणु में ज्यादा है, और रेणु की तो कहानियां 1954 के बाद तो उनकी कहानियां आनी शुरू हो गई थी, और यही नहीं बल्कि 1957 में तो 1959 में उनका जो कहानी संग्रह ठुमरी नाम से आ गया था। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह तो 60 में आया, और तीसरी कसम और ठेस और ये कहानियां भी पहले की हैं, लेकिन उनमें उन्हें सांगीतिकता नहीं दिखाई दी, बल्कि संगीतिकता जो उन्हें दिखाई दी वो निर्मल वर्मा क्या दिखाई दी। ये एक आलोचक की एक दृष्टि भी हो सकती है कि एक आलोचक किस तरह से अपने बड़े रचनाकारों का मूल्यांकन करता है। आज जब लोगों ने रेणु को पढ़ा, और ये तो रेणु का शताब्दी वर्ष है, इसमें जब मूल्यांकन हो रहा है रेणु का, तो हमें लगता है कि नई कहानी की और नामवर जी की कम से कम, और उस दौर की आलोचना की सबसे बड़ी कोई कमी थी तो यह कि रेणु जैसे कथाकार को वो आलोचना नहीं पहचानता। रेणु सामान्य कथाकार नहीं है। बेला आंचल आज भी कालजयी उपन्यास है, आज भी उसे पढ़ करके हम उस समय को नहीं बल्कि अपने समय को भी सीखने की कोशिश करते हैं। तीसरी कसम, ठेस, फिर पंचमी का सगुन, लाल पानी की बेगम, बहुत सारी कहानियां रेणु की हैं, जिन कहानियों को पढ़ करके लगता है कि ये कहानियां अपने समय से आगे की कहानियां हैं, लेकिन हमारी आलोचना ने उन कहानियों को उस तरह से मूल्यांकित नहीं किया, उनको महत्व नहीं दिया। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नामवर जी ने तो रेणु पे लिखा ही नहीं, बाद में पश्चाताप जरूर किया कि ये मुझसे भूल हुई कि मैं रेणु पे नहीं लिख पाया। बेला आंचल पे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जरूर लिखा, लेकिन बेला आंचल पर लिखते हुए भूल गए क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रेमचंद थे। आस्था और सौंदर्य नाम की उनकी किताब है, उसमें निबंध है प्रेमचंद की परंपरा और बेला आंचल। तो प्रेमचंद उनके महत्वपूर्ण लेखक हैं, मेरे लिए भी प्रेमचंद महत्वपूर्ण लेखक है, आपके लिए भी प्रेमचंद महत्वपूर्ण लेखक हैं, हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण लेखक है तो दूसरा महत्वपूर्ण लेखक भी हो सकता है। प्रेमचंद ने कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं खींच दी कि उसके बाद कोई बड़ा लेखक हो ही नहीं सकता, लेकिन रामविलास शर्मा प्रेमचंद की जो कसौटी थी, उनके साहित्य को मूल्यांकित करने की जो कसौटी थी,
उस कसौटी पर मैना आंचल को कसते हैं और ये कहते हैं कि रेणु सबकी मखौल उड़ा, कोई निष्कर्ष नहीं देते। रेणु निष्कर्ष भी देते और रेणु निष्कर्ष यह देते हैं कि जो गरीब लोग और जो वंचित लोग और जो उपेक्षित लोग राजनीति में जाते हैं आजादी के बाद, वो उपेक्षित लोग राजनीति में सफल नहीं होते, बल्कि राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो चाहे किसी अन्य दल की राजनीति हो, वो लोग सफल होते हैं कि जिन लोगों के पास धन दौलत है, जिन लोगों के संबंध बड़े बड़े लोगों से पैसे पर, वही लोग राजनीति में सफल होते हैं। और इसलिए बावन दास का एक वाक्य है मैनाचल में कि अब तो हर एक एमएलए को अपनी टोपी पर अपनी जाति लिखवा लेनी चाहिए। जिस जाति का ज्यादा एमएलए होगा उसी जाति का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और ये रोग, ये जाति का रोग रेणु लिखते हैं कि ऊपर से आ रहा है, नीचे से नहीं जा रहा, गांव से नहीं जा रहा, बल्कि ये रोग ऊपर से आ रहा है। तो कुछ कमियां आलोचना की रहती हैं और किसी भी बड़े आलोचक से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने समय की पूरी रचनात्मकता का मूल्यांकन ईमानदारी से कर सके। उसके अपने आलोचना के औजार होते हैं, उसके अपनी एक मानसिकता का जो उसका निर्माण होता है, उस मानसिकता के निर्माण में हो सकता है कि कोई दूसरा बड़ा लेखक ना आ पाए या उतना प्रभाव न छोड़ पाए। तो इन कमियों को आगे की आलोचना पूरा करें। नई कहानी के बाद कहानी, समांतर कहानी, और सबसे बड़ा जो आंदोलन है आपातकाल के बाद 80 के दशक की कहानी और उपन्यास में, जो बड़ा वैचारिक आंदोलन। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 80 के दशक के कथाकारों पर कोई महत्वपूर्ण कृति, आलोचना की कृति हिंदी में नहीं। वो बड़े कथाकार हैं, बड़े कथाकार। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं प्रेमचंद और रेणु से तुलना कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके पास एक वैचारिक दृष्टि है 80 के दशक के कहानीकारों के पास, कथाकारों के पास। लेकिन कोई आलोचना की ऐसी कृति नहीं है जो कि उन कथाकारों को, पूरे दशक के कथाकारों का उपेक्षित रह जाना तो अच्छी बात नहीं है, उनका मूल्यांकन होना चाहिए। और ये समय है। देखिए, मूल्यांकन के लिए कोई समय नहीं होता है। भवभूति को इस मामले में अपना आदर्श मानना चाहिए कि वो जब वो कहते हैं कि 2000 वर्ष बाद भी मेरा कोई समान धर्म पैदा होगा और मेरी रचनाओं को समझेगा और मेरा मूल्यांकन करेगा। तो किसी कृतिका या किसी कृतिकार का मूल्यांकन करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती कि वो मूल्यांकन उसके समय में ही हो जाए, उसके बाद भी हो सकता है, अब भी हो सकता है, कोई देरी नहीं। तो 80 के दशक में एक से एक कहानीकार, एक से एक उपन्यासकार है जो आपातकाल के बाद की बदलती हुई स्थितियों को वैचारिक आधार पर मूल्यांकन कर रहा है कि हमारा समाज किस तरह से बदल रहा है और इस बदलते हुए समाज की चिंताएं क्या हैं, इस बदलते हुए समाज के सरोकार क्या है। 1990 और 91 के आसपास 3 बड़ी घटनाएं घटी जो आपके भी सामने हैं। पहली तो सोवियत संघ का विघटन हुआ, बड़ी घटना थी। बड़ी घटना यह थी कि वो देश अकेला था जो पूंजीवाद से टक्कर ले रहा। दूसरी बड़ी घटना यह घटी कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। और तीसरी बड़ी घटना यह घटी कि उदारीकरण आया। मित्रों, जब उदारीकरण आया तो हम लोगों से मतलब जो मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो बड़े प्रसन्न थे कि अब सारा सामान बाहर से आएगा और हमारा जो उत्पाद है वो बाहर जाएगा और दुनिया की जो सीमाएं हैं उनकी दूरियां समाप्त हो जाएगी और एक का सामान दूसरे देश में बगैर किसी रुकावट के आता जाता रहेगा। लेकिन हम ये भूल गए कि जब व्यापारी अपना सामान लेकर के आएगा तो किन शर्तों पर लेकर के आएगा, और वो शर्तें
निश्चित रूप से मध्यवर्ग के हित में नहीं होंगी। वो शर्तें ऐसी होंगी कि जिन शर्तों के आधार पर वह हमारे देश का शोषण करेगा। और आज आप देख रहे हैं कितने साल हो गए, लगभग 30 साल हो गए, 29-30 साल हो गए। 29 सालों में आप देख रहे हैं कि आपके पास कंप्यूटर आ गया, आपके पास लैपटॉप आ गया, आपके पास मोबाइल आ गया, आपके पास पैसा भी आ गया, लेकिन 70% आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे भी चली गई और गरीबी निरंतर बढ़ती चली जा रही। लेकिन दुर्भाग्य यह कि हमारे यहाँ 1990 के बाद जो विशेष रूप से जो हिंदी विभागों में जिनकी चर्चा हुई, संगोष्ठियों में विशेष रूप से उन कहानियों की या उन कृतिकारों की या उन रचनाकारों की चर्चा हुई जो कि विमर्श में शामिल थे। और 2-3 विमर्श उस समय विशेष रूप से चर्चा में रहे, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, बाद में आदिवासी विमर्श भी आया। लेकिन 2 विमर्श विशेष रूप से में हावी रहे। मैं ये मानता हूँ कि जब भूमंडलीकरण आता है या उदारीकरण आता है, यूरोप में आया, तो हाशिए के लोग एक प्रकार से उठ करके खड़े होते हैं। ये किसी पत्रकार का या किसी संपादक का या किसी लेखक का को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पूरे यूरोपीय साहित्य से ले लें कि जब इस प्रकार से पूंजी का आधिक्य होता है और जब सीमाएं खुल जाती हैं तो हाशिए के लोग उठ करके खड़ी होते हैं। स्त्री भी एक प्रकार से हाशिए पर थी, दलित भी एक प्रकार से हाशिए पर थे। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, और ये फिर से यदि मैं कहूँ कि राजेंद्र यादव न भी होते और हंस न भी होता तब भी ये विमर्श आते ही, इन्हें कोई रोक नहीं सकता था और ये चर्चा उसी तरह से होती जिस तरह से आज हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब स्त्री विमर्श की चर्चा हुई तो हमने स्त्री के सरोकारों को नहीं लिया, उसके स्वाभिमान को नहीं लिया, उसके प्रतिरोध को नहीं लिया, उसके संघर्ष को नहीं लिया, उसकी जिजीविषा को नहीं लिया, बल्कि हमने उसकी देह की चटखारे ले लेकर के वर्णन किए। आप याद करिए 20 साल पहले जिस तरह की हिंदी विभागों में संगोष्ठियां हुआ करती थी, उन कहानियों को, उन उपन्यासों को लिया जाता था जो कहानियां और जो उपन्यास, जिन कहानियों और जिन उपन्यासों में स्त्री देह के चटखारे ले लेकर के वर्णन किए जाते थे। और एक दुर्भाग्य यह भी था कि कहानीकार जो कहानियां लिखते थे, राजेंद्र यादव को एक कहानी भेजते थे, दूसरे प्रकाशक को, दूसरे संपादकों को दूसरी तरह की कहानी भेजते थे। यानी स्त्री विमर्श से लेकर के और उस प्रकार के स्त्री विमर्श को लेकर के जो कहानियां थी, वो कहानियां तो हंस में प्रकाशन के लिए भेजते थे और जीवन के सामाजिक सरोकारों की जो कहानियां होती थी वो दूसरे कहानीकारों को, दूसरे संपादकों को भेजा करते थे। बहुत सारी आलोचनाएं लिखी गई और चूंकि आलोचना का तो पूर्ण विकास है, इसलिए उसके पक्ष में भी लिखा गया और उसके विपक्ष में भी लिखा गया। ऐसा नहीं है कि हमारे जो हिंदी के आलोचक हैं उन्होंने केवल उन्हीं आलोचनाओं को लिया या उन्हीं कृतियों को लिया या उन्हीं कृतिकारों को लिया जो कृति और जो कृतिकार उस तरह से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पर लिख रहे थे, बल्कि उन्होंने उन्हें भी लिया जो कि सरोकारों की कहानियां लिख रहे थे, सरोकारों को लेकर के उपन्यास लिख रहे थे और उनकी निंदा भी उन्होंने की और उनकी कमजोरियों पर भी प्रकाश डाला। ये आलोचना का काम है। आलोचना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, केवल अपने समय का मूल्यांकन नहीं करती, बल्कि वो आगे भी समाज को रास्ता दिखाती है। तो यदि कोई संपादक या कोई कहानीकार या कोई कहानी या कोई उपन्यास, आप याद करिए कि जो बड़ी कहानी और जो बड़े उपन्यास जो लिखे गए थे, चाहे वो मैत्री पुष्पा के हों या अन्य किसी कथाकार के हों, कितनी चर्चा में रहे हो, लेकिन आज उनकी कौन चर्चा कर रहा है?
आप याद करिए कि सुरेंद्र वर्मा का एक उपन्यास आया था, मुझे चांद चाहिए। 1 साल में ही उसके कई संस्करण छप गए। लेकिन आज कितने लोग हैं कि जो कि उस उपन्यास को पढ़ते हैं या उस उपन्यास की चर्चा करते हैं। ये वो जो उपन्यास था, जिस तरह से एक स्त्री की जो व्यक्तिगत उपलब्धियों की का जो एक आख्यान प्रस्तुत करने का काम कर रहा था, वो एक स्त्री के जीवन में संभव ही नहीं। वर्षा वशिष्ठ जिस तरह से प्रगति करती है और जिस तरह से फिर उसका पतन होता है, आज उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि ये शुभ संकेत है कि 2000 के बाद यानी 21वीं सदी में जो कहानी और उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उनमें उस तरह का स्त्री विमर्श नहीं है जैसा कि स्त्री विमर्श 1990 के आसपास था। एक दशक में जो स्त्री विमर्श था, उस तरह का स्त्री विमर्श आज देखने को नहीं मिलता है। और एक संयोग है कि आज सबसे ज्यादा महिलाएं कहानियां लिख रही हैं। कथा जगत में विशेष रूप से नई जो लेखिकाएं आई हैं, वो अपनी तरह से स्त्री के संघर्षों को लेकर के कहानियां लिख रही हैं और उपन्यास भी लिख रही हैं। तो उसका मूल्यांकन हुआ। नई कहानी, ये जो 1990 के बाद का ये जो दौर था, उसका मूल्यांकन हुआ, तटस्थ मूल्यांकन हुआ, विरोध में भी लिखा गया, पक्ष में भी लिखा गया। 2000 के बाद पत्रिकाएं तो आप देख रहे हैं कि इतनी पत्रिकाएं हैं हिंदी में कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि यह पत्रिकाओं का सोन काल है कि लेकिन एक दुर्भाग्य यह भी है कि जो पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, उन पत्रिकाओं में कहानी भी है, कविताएं भी हैं और एक का स्वाद बदलने के लिए आलोचना का निबंध भी। लेकिन वह निबंध या वो आलोचना का आलेख क्या कोई दिशा तैयार करता है या कोई दिशा देता है, ऐसा मुझे लगता नहीं। उसकी वजह से मैंने कई बार इस बारे में सोचा कि क्या वजह है कि जिसकी ओर आचार्य शुक्ल ने इशारा किया था, यूरोप का नाम लेकर के, यूरोप की आलोचना का हवाला देकर के, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। आप पिछले 1 दशक में नहीं 2 दशक में भी देख सकते हैं, किसी बड़े कहानीकार पर या किसी बड़े उपन्यासकार पर कोई महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं आई। जो किताबें आई हैं वो केवल जो उनके लेख हैं, जो पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, लगभग उनके संग्रह हैं। और पत्रिकाओं की और आलोचकों की यह स्थिति हो गई है आज कि एक तरह से यदि मैं कहूं कि आलोचकों को मालूम ही नहीं है कि उन्हें किस पे लिखना है। संपादक का फोन आता है कि आपको इस पे लिखना है और वो लिखने पे बैठ जाते हैं। और स्थिति यह हो रही है कि एक आलोचक शास्त्रीय संगीत पे भी लिख रहा है, कालजयी फिल्मों पे भी लिख रहा है, प्रेमचंद पे भी लिख रहा है और आधुनिक कविता पे भी लिख रहा है, आधुनिक आलोचना पे भी लेख लिख रहा है और नए उपन्यास पे भी लिख रहा है, नई कहानियों पे भी लिख रहा है। यानी एक ऐसा उसने अपने अंदर ये बना लिया है कि वो तय नहीं कर पा रहा कि उसे लिखना क्या है। मैं जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि हर आलोचक को अपनी विधा और अपने क्षेत्र का चयन करना चाहिए कि वो किस विधा में अच्छा लिख सकता है। और यदि वो आलोचना में आता है तो आलोचना में भी किस विधा में अच्छा लिख सकता है। वो कविता में अच्छा लिख सकता है, वो कहानी में अच्छा लिख सकता है, वो उपन्यास पर अच्छा लिख सकता है या वो किसी अन्य विधा में अच्छा लिख सकता है। ये उसे तय करना पड़ेगा। यदि वो तय नहीं करता है तो मुझे लगता है कि एक समय के बाद जब उसका मूल्यांकन होगा और ये तय किया जाएगा कि अमुक आलोचक ने इस विधा में अमुक आलोचक का क्या योगदान है, तो जाहिर है कि उसका मूल्यांकन फिर किस आधार पर करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि
एक आलोचक को एक विधा तय करनी चाहिए, जैसे एक लेखक को विधा तय करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लेखक हैं, उन्होंने कहानी भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने निबंध भी लिखे, उन्होंने यात्रा व्रत भी लिखे, उन्होंने यात्रा संस्मरण भी लिखे, उन्होंने डायरी भी लिखी, और कोई नई विधा तैयार बता दीजिए, उस विधा में भी लिखने को तैयार है। लेकिन वो कोई बड़े आलोचक, वो बड़े लेखक नहीं बन पाते इसी चक्कर। एक बड़े लेखक के बनने के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी विधा तैयार करें। प्रेमचंद यदि कविता लिखते रहते, कहानी भी लिखते रहते और उपन्यास भी लिखते रहते तो क्या प्रेमचंद बड़े होते। नामवर जी ने शुरुआती दौर में कविताएं लिखी, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने शुरुआती दौर में कविताएं लिखी, और हिंदी का हर अध्यापक और हर विद्यार्थी शुरुआती दौर में कविताएं लिखता है। मैंने भी शुरुआती दौर में कविताएं लिखी, लेकिन मैंने उन कविताओं को पीछे छोड़ दिया। जैसे नामवर जी ने अपनी कविताओं को पीछे छोड़ दिया, रामविलास शर्मा उन कविताओं का कोई नाम नहीं लेते थे बाद में, या हम डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी कविताओं के रूप में याद नहीं करते, उनकी आलोचना के रूप में याद करते हैं। वैसे ही हर आलोचक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आज कि वो किस विधा में अच्छा लिख सकता है और किस विधा में उसे लिखना चाहिए, तय करना चाहिए। मित्रों, जैसा मैं आपसे संकेत कर रहा था कि इस बीच में जो कहानियां आई और जो उपन्यास आए 21वीं शताब्दी में, वो बड़े महत्वपूर्ण आए। अब उनका मूल्यांकन समय समय हो रहा है, धीरे धीरे करके उनका मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, लेकिन एक समग्रता के साथ उनका मूल्यांकन होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन एक बात और कि वो जो विमर्श जिनकी मैं बात कर रहा था, जो 1990 के बाद उठ करके आए थे, वो विमर्श अब देखने को नहीं मिलते। आप हमारे समय के कहानीकारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कहानीकार इस तरह के, चाहे वो महिलाएं चाहे पुरुष, दोनों के दोनों एक नए सरोकारों के साथ। जैसे मैं पढ़ रहा था योगेंद्र आहूजा को, योगेंद्र आहूजा की जो दो कहानियां, अंधेरे में हंसी और स्त्री विमर्श, मुझे लगता है कि आज के समय एक तरह से रोशनी दिखा रही है, और वो कहानियां पुरानी कहानियों से एकदम अलग है। वो लंबी कहानियां हैं, लेकिन जो लंबी कहानियां पहले लिखी जाती थी उन कहानियों से अलग है। और बहुत सी कहानियां, किरण सिंह की यीशु की कीलें, प्रज्ञा की मन्नत टेलर्स, इंदिरा डांगी की थैंक यू इकबाल साहब, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो कि हमारे जो पुराने जो स्त्री विमर्श है उससे एकदम अलग है। ये स्त्री के संघर्ष की कहानी। और उपन्यास, आप देखिए, एक उपन्यास में तो मुझे लगता है कि जो पहले जिस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे उन उपन्यासों से एक अलग प्रकार के उपन्यास आ गए। मैं कुछ उपन्यासों का जिक्र विशेष रूप से करना चाहूंगा। जैसे अभी इसी वर्ष वंदना रात का उपन्यास आया, और वह उपन्यास, अब देखिए कि जो 1840 से 1910, बिसात पर जुगनू नाम है उस उपन्यास का, बिसात पर जुगनू, 2010 में ही, अभी 2010 में 2020 में 2020 चला है, 2020 में ही उसका प्रकाशन हुआ है। और वह उपन्यास 1840 से लेकर के 1910 के भारत और चीन के संबंध, अंग्रेज व्यापारी किस तरह से आ रहे थे, किस तरह से चीन और भारत में अफीम का व्यापार कर रहे थे, और उस अफीम के व्यापार के माध्यम से हमारे समाज को कैसे नशे का आदी बनाया जा रहा था, और किस तरह से वो अपने व्यापार के लिए हम लोगों का जो उत्पाद था उस उत्पाद को अपने देश में भेज रहे थे। एक पूरे समाज को, या ये मैं कहूँ कि 1840 से लेके 1910, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 1900, यहाँ के 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम भी हो जाता है,
उस स्वाधीनता संग्राम और पूरी शताब्दी, यानी जो 19वीं शताब्दी है, उसमें अंग्रेजों का आगमन और अंग्रेजों की शोषण की प्रक्रिया और नशे की प्रक्रिया, कि अफीम का नशा किस तरह से अंग्रेज फैला रहे थे और नशे का व्यापार कर रहे थे, और वो भी उपेक्षित पात्रों के माध्यम से। बहुत अच्छा उपन्यास है। पिछले 5-6 वर्ष पहले एक नए विषय पर, हम लोग कहते हैं कि इतिहास पर उपन्यास लिखना बड़ा कठिन है। जाहिर है कि जो इतिहास पर कोई भी उपन्यास लिखना बड़ा कठिन है, लेकिन शाजी जमा का पहला उपन्यास है अकबर। अकबर तो बड़ा बादशाह है, और बड़ा बादशाह है यानी ऐसा बादशाह है जो कि 13-14 वर्ष की उम्र में बादशाह बन गया, 63 वर्ष जिंदा रहा, 50 साल पूरे राज्य किया, लेकिन एक पराजय उसके जीवन में नहीं, कोई पराजय का मुंह उसने नहीं देखा। लेकिन वो बादशाह किस तरह से एक अपराजय बादशाह के साथ वो दीन में भी अपना स्थान, यानी धर्म में भी वो बड़ा बनना चाह रहा था, उसकी पीड़ा थी। इसलिए शाजी जमा ने ये लिखा है कि जब अकबर की मृत्यु हुई तो उनके आंख से एक आंसू निकला। आंसू, मुझे लगता है कि जो कथाकार ने ये विशेष रूप से बताना चाह रहा है कि उनके मन में कहीं ये पश्चाताप रहा होगा कि वो शासन तो उन्होंने बहुत बड़ा किया, एक बड़े साम्राज्य का गठन किया, अपने जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखा, लेकिन जिस ईमान में और जिस दीन में भी वो अपनी जगह बनाना चाहते थे, वो अपनी जगह नहीं बना पाए। अकबर को लेकर के 14 साल तक उन्होंने अध्ययन किया शाजी जमा ने। 14 साल तक जहां जहां पर उन्हें अकबर से संबंधित जानकारी मिली, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, पर्शियन में हो, लगभग हर भाषा में उन्होंने वो सामग्री को लिया और सामग्री को लेकर के अकबर नाम का उपन्यास लिखा। ये जो इन चीजों का मूल्यांकन होना इसलिए भी जरूरी है कि आज का जो हमारा समाज जिस तरह से धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, और जब हम ये कहते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो हमें अकबर से ये सीखना चाहिए कि जब अकबर ने ये कहा कि मैं अपने इस जहां राज्य कर रहा हूं, मैं उसकी भाषा में राज्य करूंगा, शासन करूंगा। इसलिए आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। ये ठीक है कि उन्हें लिखना नहीं आता था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कविताएं करते थे और ब्रज में कविताएं करते थे, क्योंकि ब्रज भाषा उस समय की बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है। 1917 में आप देखिए कि एक बड़ा आंदोलन हुआ चंपारण में, किसान आंदोलन। गांधी जी वहां गए, और गांधी जी गए तो 2017 में एक उपन्यास आया 100 वर्ष पहले, और जो एक बड़ा पात्र था वहां का, जो गांधी जी को लेके गया था, राजकुमार शुक्ल, जो गांधी जी को लेके गए थे, उन राजकुमार शुक्ल को लेकर के एक उपन्यास लिखा गया है 100 वर्ष पहले। बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास कि अपने से 100 वर्ष पहले को किस तरह से जिया जा सकता है, और उस गांधी के मूल्यों और गांधी के मूल्यांकन को और राजकुमार शुक्ल के मूल्यांकन के साथ अंग्रेजों के शोषण। नील की खेती की बात तो हम बहुत करते हैं कि नील की खेती हुआ करती थी, लेकिन नील की खेती में अंग्रेज किस तरह से हमारे किसानों का दोहन करते थे, शोषण करते थे, और हमारी उर्वर जमीन को बंजर बना देते थे, इस पर बड़ा अद्भुत उपन्यास। तो ये उपन्यासों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। तरुण भटनागर का राजा जंगल और काला चांद, ऋषिकेश सुलभ का अग्निलीक, महेश कटारे का काली धार, ममता कालिया का कल्चर वल्चर, चित्रा मुदगल का नाला सोपारा, संजीव का फांस, बहुत सारे उपन्यास जिनका धीरे धीरे मूल्यांकन हो रहा है। और कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि उनका नोटिस ले रही हैं और उनका मूल्यांकन कराने का भी काम कर रही हैं कि अपने समय की रचना धर्मिता का मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था
कि पत्रिकाओं का काम केवल जो समकालीन लिखा जा रहा है उसे ही छाप लेना नहीं है, बल्कि उनका मूल्यांकन कराने का काम भी समकालीन पत्रिकाओं का है। और वो मूल्यांकन का काम कई पत्रिकाएं इस प्रकार का काम करा रही हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण काम। तो हिंदी की जो कथा आलोचना है ये मजबूत कथा आलोचना है। बस कमी सिर्फ ये है कि पत्रिकाएं हिंदी में इतनी निकल रही हैं और आलोचक कम है। जाहिर है कि 100-125 आलोचक होंगे मुश्किल से, वे ही 100-125 आलोचक घूम फिर करके हर विषय में लिख रहे हैं, हर विधा पे लिख रहे हैं और मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि उससे कोई एक छवि हिंदी कथा आलोचना की नहीं बन पा रही है। और इसलिए कई बार लोग कह भी देते हैं कि हिंदी कविता की आलोचना तो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी जो कथा आलोचना है वो थोड़ी कमजोर है। लेकिन मैं उन मित्रों को जो बड़ी इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कविता की आलोचना में कौन सी पिछले 10 वर्षों में कौन सी महत्वपूर्ण कृति आई है, जिसके बल पर हम ये कहते हैं कि जो हिंदी कविता आलोचना तो समृद्ध है, लेकिन हिंदी कथा आलोचना कमजोर है। तो मुझे लगता है कि दोनों की स्थिति लगभग बराबर है। और ये तय है कि हमारे पास जो आलोचना के औजार थे एक समय तक, यहाँ तक कि नंबर जी के पास भी तो कथा आलोचना के औजार थे, वो कविता के कथा के नहीं थे। कथा आलोचना के औजार बनने में समय लगा और धीरे धीरे उनका मूल्यांकन हो रहा है। और कथा आलोचना लगातार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से धीरे धीरे समृद्ध हो रही है और उसका प्रभाव भी पड़ना शुरू हो रहा है। मैं आप लोगों को विशेष रूप से जो यहाँ इतने लोग जुड़े हैं मेरी बात सुनने के लिए, और विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम के सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर शबाना हबीब, विभागाध्यक्ष और सबका आभार प्रकट करता हूँ। और उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे बड़ी ध्यान से सुना, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही सारगर्भित भाषण। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सरस था वो। जैसे कि आप भी जानते हैं कि आलोचना पर जब भी कोई बात आ जाएंगे तो छात्र भी हो या अध्यापिकाएं भी हो या अध्यापक हो, सभी सोचेंगे बहुत ही नीरस विषय है, लेकिन आपने बहुत ही सरस रूप से उसे प्रस्तुत किया ही तो है। वो सरल शब्दों में बहुत ही सरस ढंग से आपने प्रस्तुत किया ही बड़ी बात है, क्योंकि आलोचना का जो क्रमिक विकास है वहां से लेकर प्रत्येक लेखक के बारे में आपने जिन कृतियों का उल्लेख किया वो भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है। और सूरजभान नगर ने एक प्रश्न पूछा है, प्रेमचंद और जैनेन्द्र की कहानियों में क्या अंतर है? एक आलोचक के रूप में आप उस पर टिप्पणी कीजिएगा। जी, प्रेमचंद असल में सामाजिक सरोकारों के कथाकार हैं और जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक जो दृष्टि के कथाकार हैं। और मैं दूसरे शब्दों में यदि ये कहूँ कि प्रेमचंद के जो पात्र हैं वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों से प्रेरित होते हैं, और जैनेन्द्र के जो पात्र हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित होते हैं, और उनका जो मानसिक जो रचाव है वो मन के स्तर पर होता है, जबकि प्रेमचंद का बाहरी स्थितियों के ऊपर होता है। पालीवाल जी में आगे भी प्रश्न है मेरी ओर से भी, और उससे पहले हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय इसमें भाग ले रहे हैं अभी, तो मैं उनसे 2 शब्द कहने के लिए जरा बुलाऊं, उसके बाद हम ये चर्चा आगे रखेंगे। प्रिंसिपल सर, अरविंद सर। अरविंद कृष्ण सर। ഹലോ സർ. സർ പറഞ്ഞോളൂ സർ. കഴിഞ്ഞോ? മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞോ? സാറിന്റെ അവതരണം കഴിഞ്ഞു സർ. സാർ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെയറിലാണല്ലേ? അതെ അതെ. ചോദ്യോത്തരവേളയാണോ ഇപ്പോഴ്? അതെ 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 അതെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ. നന്നായി.
അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ ആ വർത്തമാനമാണ്. വളരെ സഭ്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ Sir, please speak in English. He doesn't know Malayalam, so fine, speak fine, in English. You can follow Malayalam. Sir, hello sir. Yes, sir. Sir, I am very much delighted to be present because we are proud enough to be here on behalf of the lecture series taken over by the Department of Hindi, Government College for Women, Thiruvananthapuram. It's my proud privilege to welcome you, sir, for addressing this gathering. Nearly 191 participants were participated in your today's program. Yeah. And on behalf of the college as well as on behalf of all the participants, I extend you, sir, best wishes for your future endeavor. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Yes, teacher. हाँ sir. Okay. Okay sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you for coming and say something, attending our meeting and extending your inspiring words. Thank you very much, sir. Thank you very much. सर चर्चा आगे रखेंगे सर. जी. सर आपने जो ये मेरी ओर से है प्रश्न. मैं सुमा यहाँ सरकारी महिला महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं. तो आपने जो फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यासों के बारे में कहा, इसमें कोई तर्क की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ नागार्जुन की रचना शैली पर भी अगर प्रकाश डाले, क्योंकि नागार्जुन मुझे हमेशा लग रहा है कि चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो या उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ही अलग एक अपने पंथ पर चलने वाला एक लेखक है. तो उन्होंने भी आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की है विभिन्न लेखकों के बारे में. तो उनकी रचना शैली पर जरा टिप्पणी कीजिए. देखिए, नागार्जुन का उपन्यास बलचन्मा मैलांचल से पहले प्रकाशित हुआ. बलचन्मा का प्रकाशन है 1952 का और मैलांचल 1954 में आया. लेकिन जो मैलांचल में जो विस्तार है स्थितियों का, घटनाओं का, राजनीति का, पात्रों का और पूरे एक सामाजिक परिवेश का, वो मुझे लगता है कि बलचन्मा में कम है. बलचन्मा जो एक बाल मजदूर और बाल उसको लेके जमींदार और बाल मजदूर को लेकर के का जो संघर्ष है उसको लेकर के उपन्यास लिखा गया है. क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि नागार्जुन मूलतः कवि हैं और कवि हैं इसलिए, और निश्चित रूप से वो बड़े कवि हैं. इस बात को तो हम आप सब मानते हैं कि नागार्जुन बड़े कवि हैं अपने समय के, लेकिन कथाकार उतने बड़े नहीं है जितने के बड़े रेणु. मैं यदि ये साफ कहूँ तो, और इसलिए उनके उपन्यासों की बलचन्मा, नई पौध, रत्नाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ चर्चा तो होती है उनकी, लेकिन एक बड़े उपन्यासकार के रूप में उनकी चर्चा नहीं. लेकिन जब मैलांचल की चर्चा होती है तो हम ये कहते हैं कि गोदान के बाद का सबसे बड़ा उपन्यास मैलांचल. बलचन्मा तो नहीं कहते, जबकि बलचन्मा 52 का है, 2 साल पहले का है. तो इसी से आप मूल्यांकन कर लीजिए कि नागार्जुन बड़े हैं, निश्चित रूप से बड़े हैं, लेकिन जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हर आदमी, हर लेखक को ये तय करना चाहिए कि वो किस विधा में बढ़िया लिख सकता है. नागार्जुन बड़े कवि लेकिन बड़े कथाकार तो नहीं. बड़े कथाकार जब दोनों की तुलना करें तो रेणु ही बड़े कथाकार. सर ऐसा पढ़ा है कि आलोचक ही रचनाकार को बैठाते भी है और थोड़ा खटाते भी है. और रामविलास शर्मा के बारे में जिक्र करते हुए तो ऐसा भी हमने सुना है, क्योंकि रामविलास शर्मा के विमर्श जो आलोचना से डरते थे लेखक. तो उस जमाने के बारे में आपका, क्योंकि नामवर सिंह के बारे में भी ऐसा, क्योंकि नामवर सिंह भी डरते थे, ऐसा ही मैंने कहीं पढ़ा था, वो सही है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उस जमाने के आलोचना के बारे में, क्योंकि रचना में जो विकास है तो आपने बताया, तो आलोचना में जो बदलाव उस जमाने से आजकल के जमाने में जो आ गया है उस पर भी
कि रामविलास शर्मा की आलोचना को लेकर? देखिए, मैंने एक संकेत दिया था आपको कि हर आलोचक का की एक मानसिक बनावट होती है। रामविलास शर्मा की भी अपनी आलोचक की अपनी एक मानसिक बनावट थी, गलतियां उनसे भी हुई हैं। हाँ। उन्होंने अपने समय के, जैसे रेणु की ही बात करें, रेणु का मूल्यांकन नहीं किया उन्होंने। हाँ। और किया, महिलांचल पे लिखा तो प्रेमचंद के गुण देखे उन्होंने, प्रेमचंद की परंपरा को लेके आए। वो ये नहीं समझ पाए कि जो महिलांचल है वो स्वाधीनता के बाद का उपन्यास है, और स्वाधीनता के बाद गांव में जिस तरह की राजनीति जा रही है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया है, लेकिन जमींदार अब भी उसी तरह से ताकतवर बने हुए हैं। जातिवाद गांव में भयंकर रूप से फैल रहा है। गांव में राजनीति जा रही है तो जातियों के माध्यम से जा रही है। हो सकता है कि आप केरल में बैठ करके इन चीज़ों को न समझ पाएं, लेकिन जो उत्तर भारत की जो राजनीति है, हिंदी प्रदेशों की जो राजनीति है, वो राजनीति केवल जातिवाद पर की टिकी हुई है। और वो जो जातिवादी राजनीति को जिस तरह से महिलांचल में रेणु लेकर के आते हैं, जाहिर है कि आप देखिए कि होरी की क्या जाति है गोदान में, ये नहीं मालूम। ये लगता है पिछड़ी जाति का है। ये भी नहीं मालूम कि कितनी बीघे जमीन है उसके पास। कहीं संकेत मिलता है 3 बीघे जमीन है, कहीं संकेत मिलता है 5 बीघे जमीन है। 5 और 3 के बीच की कोई जमीन है होरी के पास। और ये संकेत तो देते हैं प्रेमचंद कि होरी पिछड़ी हुई जाति का है, लेकिन किस जाति का है ये नहीं मालूम। लेकिन महिलांचल में रेणु हरेक की जाति बताते हैं, हरेक की जाति बताते हैं, और हरेक की जमीन भी बताते हैं। जैसे रेणु बताते हैं शुरू में ही कि जो महिलांचल के जो 4 प्रमुख पात्र हैं, 4 जो लोग हैं, जमींदार है उसके पास 1000 बीघे जमीन है। जो मठ है वहां पर उसके पास 900 बीघे जमीन है। और रामकृपाल सिंह ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनके पास 300 बीघे जमीन है। खिलावन यादव अहीर है, उसके पास 150 बीघे जमीन है। जातियों की बात नहीं करते बल्कि जमीन की बात नहीं करते। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी इस महिलांचल को पढ़ा जाना जरूरी है। कि जो प्रेमचंद नहीं बताते, जैसे प्रेमचंद क्या किसान नहीं है, जैसे आप पूरी कोई मतलब गोदान उनका बड़ा उपन्यास है और प्राथमिक उपन्यास है। गोदान में किसान बहुत कम है। प्रेमचंद एक कैमरे की तरह से ये बताते हैं कि जब होरी जा रहा है तो कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, और वो कहते हैं होरी को देख करके कि मैं तो आओ हुक्का पी लो। लेकिन वो कौन लोग हैं, वो खेतिहर मजदूर हैं या वो किसान हैं, ये प्रेमचंद नहीं बताते। लेकिन रेणु बाकायदा बताते हैं कि कौन कौन किस जाति का है, कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन क्या है, किसके पास कितनी जमीन है, और ये सारा बताते हैं। सारे पात्र रेणु क्या और सारे टोले, सारी जातियां उभर करके आती हैं। ये दोनों में अंतर है। तो एक पूरक के रूप में, क्योंकि जहाँ जो प्रेमचंद ने नहीं बताया वो मुझे लगता है कि प्रेमचंद के कथा के मानकों पर महिलांचल या रेणु का मूल्यांकन नहीं कर सकते। करना चाहिए। रेणु के मूल्यांकन के लिए हमें आलोचना के नए औजार या नए मानदंड या नई तकनीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हर युग में एक तकनीक काम नहीं आती। छायावाद की कविता को पढ़ते हुए आपकी जो मानसिकता होती है या जो आलोचना के जो मानदंड होते हैं वो प्रगतिशील कविता पढ़ते हुए नहीं होती। दोनों में अंतर होता है। आप प्रसाद को पढ़ेंगे, आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे, दोनों एक ही समय के हैं, लेकिन जब दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों को पढ़ने में आपके जो मानदंड हैं अलग अलग प्रकार के होंगे। प्रसाद तो अतीत में ले जाते। मैं बीच में इसमें भाग ले रहे प्रतिभागियों से भी अनुरोध करना चाहूंगी, आपको आलोचना संबंधी कोई शंका है या कोई इस वक्तव्य संबंधी कोई बात है तो आप सीधे पूछ भी सकते हैं। वातायन खुला है चर्चा का। तो इसलिए पालीवाल जी, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसे कि रामविलास शर्मा के आलोचना और रामचंद्र शुक्ल की आलोचना, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद पर जो लिखा है उसके बारे में आपने कहा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जो धर्मवीर की जो आलोचना है जो प्रेमचंद पर, तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति
वैयक्तिक प्रहार जो है, क्योंकि रचना से भी ज्यादा, तो ऐसी आलोचना पर आपका क्या मत? धर्मवीर आलोचक हैं क्या? वो इसलिए मैं पूछा था क्योंकि ये तर्क का विषय है। नहीं मेरा वैयक्तिक प्रहार ज्यादा है वे। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि क्या धर्मवीर आलोचक हैं? आलोचक तो मैं, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि एक बार हमारे एक सेमिनार में धर्मवीर से मेरा ही प्रश्न हुआ था, क्योंकि इस तरह की आलोचना को आलोचना कह सकते हैं क्या, मैंने भी ही प्रश्न उनसे उठाया था। केरल के कैडर के थे आपके? हाँ, केरल के कैडर के अधिकारी थे वो, धर्मवीर। हाँ, धर्मवीर जी। हेलो, हमारे यहाँ कोर्स में आया था, तो उस समय मैंने पूछा था ये प्रश्न, तो वो बता रहे कि धारा, तो उन्होंने यही उत्तर दिया, धारा के विरुद्ध जो तैरते हैं उनसे यही प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा। देखिए मतलब मुझे एक किताब उनकी है, पहली किताब है शायद, कबीर पर उनकी किताब है, धर्मवीर की कबीर पर किताब है, कबीर के आलोचक हैं, कबीर के आलोचक। उसका जो संपादकीय है, उस संपादकीय का जो अंतिम जो वाक्य है उसके ये हैं कि कबीर के गुरु मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण रामानंद नहीं हो सकते। यदि आप इसे आलोचना माने तो मानिए, मैं तो नहीं मानता। हेलो, हाँ जी। हाँ, मैं सुपर्णा संसुद्धि बात कर रही हूँ। सर, मेरा एक सवाल है, आपने तो बहुत अच्छे उपन्यासों का जिक्र किया ही है, बदलते जीवन मूल्यों के संदर्भ में इन उपन्यासों के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आपने वंदना राग का वगैरह उल्लेख किया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य उपन्यास है कि जिनमें कुछ नए विषयों को लिया गया है, लेकिन जीवन मूल्यों की बात या इस दृष्टि से। जैसे धन्यवाद सर। नहीं, जैसे कुछ उपन्यासों के नाम आप बताएं। जैसे कि मनीषा कुलश्रेष्ठ का शिगाफ या पंचकन्या जैसे कि प्राचीन संदर्भ लिए गए हैं और उस पर आधुनिक विचार जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, या मृणाल पांडे का उपन्यास सहेला रे। जी ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, सहेला रे उपन्यास बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, और इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है कि जो हमारी जो संगीत की जो परंपरा जिस तरह से खत्म होती जा रही है, उस संगीत की परंपरा को कैसे, वो कहाँ आज पहुंच रही है वो परंपरा, और उसका पतन किस प्रकार से हो रहा है, और उसमें हमारे समय की राजनीति, हमारे समय की आर्थिक स्थितियां, हमारे अपने सरोकार, हमारी अपनी मानसिक अवस्था और हमारी अपनी रुचियां किस तरह से बाधक बन रही हैं, इसको लेकर के मुझे लगता है कि वो बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है। और जीवन के सरोकार तो देखिए हर कृति में होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, लेकिन वो होते हैं, चाहे वो मैत्री, हाँ, यहाँ तक कि मैत्री पुष्पा के उपन्यासों में भी हैं, जो मृणाल पांडे में है, मनीषा कुलश्रेष्ठ में है, और लगभग सारे इनमें है, हमारी लेखिकाएं हैं जी। तो बगैर जीवन के सरोकार के तो कोई बड़ी कृति लिखी नहीं जा सकती। जब हम चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें जीवन के सरोकार होंगे, बराबर, लेकिन होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के। जैसे मान लो चित्रा मुद्गल की यहाँ है, वो मनीषा क्या नहीं है, जो मनीषा कुलश्रेष्ठ क्या हो सकता है वो ममता कालिया क्या नहीं हो, या वो किसी और लेखिका क्या नहीं हो, ये संभव है जी। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु वर्मा से श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रही हूँ सर। सर आप सुपर्णा जी को म्यूट करने के लिए कहा था। ठीक है, आप बताइए। सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई सर, आपको पहली बार इस तरह से सुनकर के सर बहुत हमें मतलब उत्साह से भर गए हैं सर। एक चीज, कहाँ से हैं सर? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से सर। श्री गंगानगर राजस्थान सरकारी कॉलेज है? जी सर, जी सर। अच्छा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने बात की जैसे कि आलोचना के क्षेत्र में 80 के बाद जो कथाकार हैं उन पर आलोचना नहीं हुई है, तो सर आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि एक शिक्षक के रूप में जब हम
बच्चों को शोध कार्य करवा रहे हैं, तो ऐसे में हम सर क्या कर सकते हैं सर? देखिए, शोध कार्य में एक तो जो मैं आलोचना के लिए कह रहा था, शोध के लिए भी मैं चाहता हूं कि शोध के लिए भी आपको ये विषय तय करने पड़ेंगे कि आप कहानी में शोध करा सकती हैं, कविता में करा सकती हैं, उपन्यास में करा सकती हैं, या किस विधा में शोध करा सकती हैं आप। पहला तो ये अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदी के अध्यापक बड़े गर्व से कहते हैं कि हिंदी के अध्यापक तो किसी विषय में शोध करा सकते हैं। हाँ सर। मुझे नहीं लगता कि किसी हर एक विषय के हम पारंगत हो सकते हैं। या तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, या हम अपने विद्यार्थी के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो एक विषय तो चयन करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आप कथा साहित्य में शोध करा रही हैं तो स्वाभाविक है कि अब पुराने विषयों पर तो बहुत बड़े शोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना काम हो चुका है उन पुराने विषयों पर। तो स्वाभाविक है कि नए विषय आप लें, नए कथाकारों को लें, नई प्रवृत्तियों को लें, सामाजिक परिवेश को लें, राजनीतिक स्थितियों को लें, किस तरह से पात्रों का सृजन कर रहे हैं कथाकार, तो दो कथाकारों के पात्रों के सृजन का तुलनात्मक अध्ययन करा सकती हैं। इस तरह का मेरे ख्याल से काम हो सकता है। सर मैंने ये देखा है, जैसे लघु शोध में भी बच्चे एमए में करते हैं सर थोड़ा सा काम, तो कहानी के नाम पर उनको ये लगता है कि बस कथा कहना, कथा लिखना, तो मूल तत्व को कैसे सर उनको पहुंचाए या उनको कैसे प्रेरित करें सर? ये बड़ी समस्या रहती है हमारे सामने। कहानी को बच्चे मतलब नहीं समझ पाते कि हम क्या उसमें से देखना चाहते हैं। असल में क्या है कि जैसे फिल्मों में एक कोर्स होता है फिल्म को समझने का। जी 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 सर। जैसे फिल्म केवल कथा नहीं होती है। हाँ हाँ सर। कुछ लोग फिल्म देख के आते हैं और उसकी कहानी बता देते हैं कि इसमें ये है, लेकिन वो तो फिल्म नहीं है, और उसे देखने भी आप नहीं गए थे। फिल्म एक जगह फिल्म होती है जो दृष्टि देती है, उसके जो सरोकार होते हैं पूरी फिल्म। तो कहानी में भी एक दृष्टि होती है, उपन्यास में भी एक सरोकार प्रमुख होता है। पूरे उपन्यास को आप पढ़ते जाइए, लेकिन लेखक बीच में कहीं एक अपना मंतव्य दे देता है, उसको पकड़ पाना बहुत जरूरी है। यदि कोई आलोचक या कोई विद्यार्थी या कोई शोधार्थी उसको नहीं पकड़ पाता और केवल कहानी बता देता है उसकी अपने अर्थों में, तो ये तो आलोचना तो नहीं है ना, आलोचक की दृष्टि है ये। इसलिए जो शोध की जो रिपोर्ट लिखी जाती है ना, उसमें लिखा जाता है विशेष रूप से कि शोधार्थी के पास आलोचकीय दृष्टि है, और आलोचकीय दृष्टि के माध्यम से इसने अपने विषय का मूल्यांकन किया है, अतः इसको शोध उपाधि प्रदान कर दी जाए। यदि उसके पास आलोचकीय दृष्टि नहीं है तो कथा कहना तो कोई बड़ी बात नहीं, कथा तो कोई भी बता सकता है। जी धन्यवाद सर, कोशिश करेंगे सर कि इस दिशा में थोड़ा सा आगे प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो वर्तमान कहानीकारों में उदय प्रकाश का नाम इस आपके वक्तव्य में नहीं आया, तो जरा उदय प्रकाश की कहानियों पर, बहुत ही लंबी लंबी कहानियां हैं उनकी। जी, असल में कहानीकारों का तो बहुतों का नाम नहीं आया। हाँ। क्योंकि आपने जो समय सीमा मुझे दी थी, उस समय सीमा को भी मैं घड़ी देख रहा था, तो वो भी जरूरी था देखना। तो उदय प्रकाश हमारे समय के बड़े कहानीकार हैं, और बड़े कहानीकार इसलिए भी हैं कि जो उनकी प्रारंभिक कहानियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। राम सजीवन की प्रेम कथा या तिरिश के बाद उदय प्रकाश में भटकाव है, फिर वहां उनका अध्ययन बोलता है। जो उदय प्रकाश ने जो विदेशी साहित्य का और सारे साहित्यों का जो अध्ययन किया है, आप देखिए फिर उदय प्रकाश जानकारी देना शुरू करते। उदय प्रकाश ने लगभग 80 के आसपास से अपने कहानियों की आलोचना, जो अपना कहानी लेखन शुरू किया था, और बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां उन्होंने 80 से लेकर के 90 तक दी थी। लेकिन 90 के बाद जो उनका जो अध्ययन और उनका जो एक तरह का प्रूडम कहिए कि वो कितना जानते हैं, इसको बताना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है वहां से उनकी कहानियां कमजोर पड़ती। इसलिए मुझे पहले वाले उदय प्रकाश बहुत अच्छे कहानीकार लगते हैं और बड़े कहानीकार लगते हैं।
अगले हमारे व्याख्यान माले में उदय प्रकाश जी आ रहे हैं जादू यथार्थवाद के बारे में समझाने के लिए, क्योंकि हमारे काफी शोध छात्र जादू यथार्थ पर शोध कर रहे हैं, तो इसलिए उदय प्रकाश जी को हमने बुलाया है अगले हफ्ते। असल में जादू यथार्थ जो है एक तरह से यथार्थवाद को काटने का एक तरीका है। हाँ। कि यथार्थवाद को कैसे, यथार्थवाद की कृतियों को कैसे पीछे ले जाया जाए और जादू यथार्थ को कैसे लाया जाए। जादू तो जादू है। जादू चाहे कथा में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे आलोचक के माध्यम से हो। कुछ आलोचक भी जादू करते हैं, कुछ लेखक भी जादू करते हैं। तो ये तो मैं उन्हें कमजोर कहानी मानता हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी कहानी नहीं। हाँ, उनकी कुछ कहानी रुक्कू जैसी कहानियों में ये जादू यथार्थवाद है, लेकिन बात है कि बच्चे अक्सर समझने में क्योंकि कुछ दुरूह लगते हैं, तो उसके यथार्थ चित्रण तो उसमें हो जाते हैं। इसलिए भी लगते हैं कि उसकी कोई परंपरा नहीं है हिंदी में। हाँ जी, हाँ। न तो पहले है न बाद में। बाद में भी कोई बड़ा कहानीकार इस तरह का, या बहुत सारी कहानियां जादू यथार्थवाद के नाम पे नहीं आई, और पहले भी नहीं आई। तो केवल एक कहानी या 10 कहानी या 2 कहानी के आधार पर कोई परंपरा या कोई प्रवृत्ति विकसित नहीं होती। वो मैजिकल रियलिज्म जैसे पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज में काफी है, लेकिन पाश्चात्य में तो है, पाश्चात्य में जीवन ही उस तरह का है। हाँ। वहाँ तो है, लेकिन हिंदी में कोई बड़ी रचना उदय प्रकाश को छोड़ करके कोई बड़ा रचनाकार नहीं है जादू यथार्थवाद। इसलिए जब परंपरा नहीं है। हाँ जी, प्रयोग के लिए शायद उन्होंने भी कहानियां लिखी होगी एक प्रयोग के तौर पर। हाँ, लेकिन उससे परंपरा नहीं चलती है। हाँ, परंपरा का तो विकास होता है। हाँ। जो परंपरा के बारे में आप जानती हैं कि जो परंपरा है उसका तो विकास होता है। परंपरा ये खत्म होगी तो परंपरा थोड़ी है। परंपरा बंद पानी का तालाब नहीं है, परंपरा तो नदी है जो बहती रहती है, और परंपरा का विकास होता है हमेशा। जो परंपरा एक व्यक्ति तक सीमित रह गई वो तो परंपरा है ही नहीं। उनके बाद आज भी कहानीकार उस तरह की कहानियां लिख रहे होते तो मैं ये कहता कि जादू यथार्थवाद की परंपरा का विकास हो रहा है, और उदय प्रकाश के बाद ये बड़े बड़े कहानीकार हैं उसमें। हाँ। आगे कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो क्योंकि आलोचना के विषय पर प्रेमचंद को लेकर ही काफी प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि उनके साहित्य पर भी हमें क्योंकि पाठ और पुनर्पाठ हो रहा है, तो इसलिए काफी प्रश्न पूछना है। लेकिन आपने जो कहा वो सही है, समय सीमा के अंतर्गत हमें, क्योंकि ऐसा होता है कि 2 घंटे हमने रखा है तो 2 घंटे के अंदर सभी के डेटा खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने वो समय सीमा निर्धारित की थी। तो इसमें कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा है आपका फोन नंबर जरा दीजिएगा ताकि आपसे कुछ प्रश्न पूछ सके या आपके संपर्क में आ सके, तो आपको अगर देने में नहीं, फोन नंबर देने में तो किसको तकलीफ होती है, हिंदी के अध्यापकों को कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ जी, तो आप बता दीजिए, मैं तो आप सभी सुन सकते हैं, तो बता दीजिएगा। हाँ, 866 हाँ 88 98 600 600 1668898 नहीं, वन नहीं है। अच्छा, 866 8 सॉरी 8668898 600 जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक और प्रश्न भी है सर, प्रेमचंद के होरी का आपने काफी जिक्र किया जी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि प्रेमचंद के होरी जैसे कि होरी ने जो होरी का जो पूरक है, जो कफन में उन्होंने या गोदान में वो जो कहने में जो अधूरा छोड़ा है, शायद वही वो कफन के द्वारा बताना चाहते हैं। मुझे कफन में क्योंकि घीसू और माधव जो है वो जो अकर्मण्य है, जो से कि आ जाते हैं, लेकिन होरी जो है हड्डी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उसे वो फल की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, पूस की रात से तो तुलना कर सकते हैं। पूस की रात जो कहानी है प्रेमचंद की, तो वहां भी पात्र वो यही कहते हैं कि भाई हम रात और दिन मेहनत करते थे और लोग भी मेहनत करते हैं, जब उन्हें भरपेट खाने को नहीं मिल रहा है
तो आज आराम से सो लो, और यदि गाय खेत को चरती है तो चरने दो और वो सो जाता है। तो उससे उसका असर तो इस कहानी में है, कफन में, लेकिन गोदान में नहीं। गोदान का होरी तो बड़ा परिश्रमी है, बहुत परिश्रमी। हाँ, नहीं, इसलिए मैंने पूछा, परिश्रमी होरी को जो फल नहीं मिला, शायद उसका उत्तर वो जो खीसू दे रहा है क्या? क्योंकि हड्डी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उसे पूछ की रात से जोड़ सकते हैं, गोदान से तो नहीं जोड़ सकते, नहीं हो सकते। गोदान का जो होरी है वो तो अंतिम समय में भी सुतली पड़ता है, सड़क पर मिट्टी डाल रहा है, कंकड़, और वहीं उसकी मृत्यु होती है। हाँ जी। तो होरी तो जीवन के अंतिम समय तक श्रम में लगा रहता है। हाँ। चाहे भूखे पेट हो, चाहे रोटी मिले न मिले, कर्जा है, सब है, बड़ी से बड़ी परेशानियां झेल के आया है, लेकिन उन परेशानियों के बावजूद वो हिम्मत हारता नहीं है जीवन से। जी, क्योंकि तकरीबन एक ही समय में दोनों का प्रकाशन हुआ था। हाँ, ये संयोग है, लेकिन उसका विकास नहीं, और न पूरक है न विकास है, दोनों ही। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी चर्चा में और कोई प्रश्न नहीं है जी, तो हम इधर पर समाप्त करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आलोचना पर एक बार मुझे लग रहा है कि हमारे कॉलेज में आलोचना पर जब एक संगोष्ठी रखा था तो शिव कुमार मिश्रा आए थे, तो उन्होंने भी इसी तरह बहुत ही सरल शब्दों में आलोचना के बारे में समझाई थी। तो आपने भी उसी तरह वो सरल शब्दों में वही आलोचना के विषय को लेकर, बहुत बड़ी मुश्किल तो यही है बच्चों को भी, जो बच्चों को पढ़ाते समय भी, क्योंकि इसे नीरस विषय कहा जाता है, लेकिन आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक भाषण बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से कह रही हूँ। तो अगर ये कोविड के ये जो महामारी ये जो दौर टल जाए, तो मुझे लग रहा है कि हमें जब संगोष्ठी का आयोजन करेंगे तो आपको हम इधर बुलाएंगे जरूर। मुझे लग रहा है कि आप त्रिवेंद्रम शायद नहीं आए होंगे। त्रिवेंद्रम में कई बार आया हूँ। अच्छा। हाँ, त्रिवेंद्रम में 1 बार 3 बार तो जो आपके ये पुनश्चर्या कार्यक्रम होते थे, रिफ्रेशर, रिफ्रेशर कोर्स में, हाँ, तो उनमें भी आया हूँ मैं। और अच्छा, 2-1 साल पहले गोष्ठी हुई थी, उसमें भी आया था त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी में। 3-4 बार आया हूँ, 4 बार शायद। हाँ, तो हम क्योंकि इधर रिसर्च करने वाले काफी छात्राएं हैं, हिंदी पर काफी लेखन कार्य भी इधर हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका वक्तव्य हमें फिर से सुनने का मौका मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी संचालिका की जो काम है उससे मैं विराम लेती हूँ, और शबाना जी को, इसकी संयोजिका शबाना जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगी। शबाना। आवाज आ रही है ना टीचर? हाँ, आवाज आ रही है। तो सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे इस विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान माला का 6वां व्याख्यान यहाँ पर संपन्न हो चुका है। तो इस अवसर पर सभी को धन्यवाद अदा करना मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले हमारे जो कॉलेज के प्राचार्य महोदय को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, और हमारी विभागाध्यक्षा डॉक्टर बिंदु वलसार जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। तो इस व्याख्यान माला में 6ठे व्याख्यान देने के लिए यहाँ उपस्थित सूरज पालीवाल जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने हमारे यह जो बुलावा स्वीकार करते हुए इस प्लेटफॉर्म में आकर आलोचना जैसे मुश्किल विषय को सरल ढंग से हमें समझाने की कोशिश की। आपका शुक्रगुजार हूँ हम। आगे भी आपका वक्तव्य सुनने का अवसर हमें मिल जाए, इसी आशा के साथ आपको एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस जो व्याख्यान सुनने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालयों से लोग जुड़े हुए हैं, और इन अध्यापक बंधुओं को, शोध छात्राओं को और हमारे विभाग के छात्राओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगले हफ्ते जो टीचर जी ने बताया, उदय प्रकाश जी से आपका मुलाकात करवाऊंगी, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। आप सब इस प्रकार हमारे इस जो व्याख्यान माला में आप सब जुड़िए,
और इस प्रकार ये जो हमने जो कदम उठाया है वो आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। इसी आशा के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।